हेलो गाइस, वेलकम टू पीएच इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ कि आज का जो वीडियो है हमारा वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जेई में जो आए हुए हैं 2007 से लेके 2017 तक। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग उनका पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं, फिर सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे और इन दोनों पार्ट्स के अंदर एसएससी जेई में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ब्रिक्स से रिलेटेड सारे के सारे हम लोगों के कवर होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग थोड़ा स्पीड से चलते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ी सी स्पीड मेंटेन अपनी करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से क्या पूछा गया है? क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। एक जो अच्छी ब्रिक क्ले होती है उसके अंदर क्ले एंड सिल्ट का कंटेंट कितना होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो है एसएससी जेई 2007 का। ओके, तो मैंने जब आप लोगों को ब्रिक की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था। ब्रिक के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ट्रिक से कुछ याद आया? SALIM, सलीम। मैंने आप लोगों से कहा था कि सलीम जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आप लोगों के लिए। तो सलीम का मतलब क्या होता है? S4 सिलिका, A4 एल्यूमिना, L4 लाइम, I4 आयरन ऑक्साइड, M4 मैग्नीशिया। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया क्ले एंड सिल्ट के कंटेंट के बारे में। और फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि क्ले और सिल्ट जो होती हैं वो सिलिका का ही एक फॉर्म होती हैं। और सिलिका का कंटेंट कितना होता है ब्रिक क्ले के अंदर? 50 to 60%। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 50%। तो यहाँ पे 50% करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों से कहा गया है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मैसनरी ब्रिक इज। एक जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसका साइज कितना होता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत बार आप लोगों से चिल्ला चिल्ला के बताया था क्लास के अंदर कि आप लोग ढंग से देख लेना इस चीज़ को। कितना होता है? ब्रिक्स की दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है ट्रेडिशनल ब्रिक्स, दूसरी होती हैं मॉड्यूलर ब्रिक्स। ट्रेडिशनल ब्रिक्स जो होती है उनका साइज नेशनल लेवल पे कुछ फिक्स नहीं होता, बट जो मैसनरी ब्रिक्स होती हैं फिर जो मॉड्यूलर ब्रिक्स होती हैं उनका साइज जो है वो नेशनल लेवल पे फिक्स होता है। और साइज कितना होता है? एक स्टैंडर्ड साइज होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। ये होती है लेंथ, ये होती है विड्थ और ये होती है उसकी थिकनेस। ओके, थिकनेस बोल लो, हाइट बोल लो, डेप्थ बोल लो, एक ही चीज़ है। ओके, नॉमिनल साइज कितना होता है इसका? ये तो स्टैंडर्ड साइज हो गया। नॉमिनल साइज होता है 20x10x10 सेंटीमीटर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हम लोगों से पूछा गया है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं उनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो मिनिमम 10.5 न्यूटन पर mm² होनी चाहिए। जब हम लोग उसको चेंज करते हैं तो वो हो जाता है 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का? ऑप्शन नंबर सी, 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हुए उनको मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? एक गुड बिल्डिंग ब्रिक्स जो होती हैं उनका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? ये होता है सेकंड क्लास ब्रिक्स का। और जो 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तीनों समझ में। फर्स्ट क्लास ब्रिक का हमारा कितना होता है? 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्लास ब्रिक का होता है 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो गुड बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं उनकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm²। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक आर। जो मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसका साइज कितना होता है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कितना साइज होता है मॉड्यूलर ब्रिक का। मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होता है वो होता है 19x9x9 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में मुझे कुछ समझाने की जरूरत है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को अभी ये वाला क्वेश्चन समझाया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो SSC JEE 2011 का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर हम लोगों से क्या पूछा हुआ है, किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर्स जो होते हैं वो किस चीज से रिलेटेड होते हैं। किंग क्लोजर्स के बारे में मैं आप लोगों को जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज पढ़ाऊंगा तो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि किंग क्लोजर्स क्या होते हैं। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो हमारी एक ब्रिक मैसनरी होती है उसके अंदर हम लोगों को ब्रिक्स को अलग अलग साइज के अंदर लगाना होता है, एक पर्टिकुलर शेप लानी होती है उसकी, और उसी के अलग अलग साइज होते हैं, उन्हीं में से एक होता है किंग क्लोजर। ओके, तो जो किंग क्लोजर वो किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, SSC JEE 2011 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से पूछा हुआ है द वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ गुड बिल्डिंग ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन, कि एक जो अच्छी क्वालिटी की बिल्डिंग ब्रिक होती है, एक जो अच्छी क्वालिटी की ईंट होती है, वो कितना पानी सोखनी चाहिए या फिर कितने पानी से ज़्यादा वो नहीं सोखनी चाहिए। ओके, उसका वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होना चाहिए। ये भी SSC JEE 2012 का क्वेश्चन है, 2012 में आया था SSC JEE के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गोल्ड बिल्डिंग ब्रिक्स होती हैं उनका वाटर एब्जॉर्बेशन नॉट मोर देन 20% होना चाहिए। 20% से ज़्यादा वो अपने ड्राई वेट का नहीं एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड जो हैं उनमें से कोई सा एक ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक कॉमन तरीका है, आप लोग कॉमन सेंस भी अपना लगा के इस क्वेश्चन को देख सकते हो कि हम हर जगह पे वाटर एब्जॉर्बेशन हमेशा ड्राई वेट लिया जाता है, ना कि सैचुरेटेड वेट। तो ऑप्शन सी और डी तो यहाँ पे वैसे ही खत्म हो गए। ओके, बचे कौन से, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ओके, तो ऑप्शन ए और बी में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया था नॉट मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ये भी SSC JEE 2012 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा हुआ है क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, कि जो ब्रिक्स हैं क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, जो क्ले ब्रिक्स होती हैं उनके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है नियरली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। तो कितना होता है सिलिका और एल्यूमिना का कंटेंट, मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ वो वाली ट्रिक। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी SALIM, सलीम। ओके, तो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा हुआ है क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग, जो क्ले ब्रिक्स होती हैं उसके अंदर जो अर्थ होती है, जो मिट्टी हम लोग यूज में लेते हैं, वो कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं नियरली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। क्या सिलिका और एल्यूमिना का कंटेंट इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग के वाले वीडियो के अंदर कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी ब्रिक के वो होते हैं सलीम, SALIM, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। ये क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक ब्रिक के अंदर। सिलिका कितना होता है, सबसे ज़्यादा सिलिका होता है कितना, 50 to 60%। ओके, एल्यूमिना कितना होता है 15 to 25% या फिर अप टू 20% इसको लेके चलते हैं। तो क्या सिलिका और एल्यूमिना का कंटेंट इक्वल होता है, नहीं, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी हम लोग देखते हैं नियरली इक्वल प्रपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम। क्या इन तीनों का प्रपोर्शन इक्वल होता है, नहीं, इन तीनों का भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि लाइम जो है वो 1 to 6% यूज में लिया जाता है गुड ब्रिक क्ले के अंदर। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे हमारा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सिलिका है हम वो अप टू 70% लेते हैं और जो एल्यूमिना है वो अप टू 20% लेते हैं। ठीक है, सिलिका ली जाती है 70% तक और एल्यूमिना लिया जाता है 10 से 20% तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। SSC JEE 2012 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों से क्या पूछा गया है, द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, कि जो प्लास्टिसिटी होती है एक ब्रिक की वो इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट की वजह से होती है। ओके, प्लास्टिसिटी किस इंग्रेडिएंट की वजह से
होती है ब्रिक के अंदर। तो किसकी वजह से होती है? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एल्यूमिना। एल्यूमिना का काम क्या होता है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करवाने का और उसको एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करवाने का। लाइम होता है, लाइम का काम क्या होता है? ये एज अ फ्लक्स वर्क करता है। मैग्नीशिया किस काम में आता है? मैग्नीशिया का यूज होता है कलर प्रोवाइड करवाने में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने में। सिलिका, सिलिका किस काम में आता है? ये शेप को प्रोवाइड करवाने के और उसकी शेप को मेंटेन करने के काम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्लास्टिसिटी के लिए? ऑप्शन ए। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि जो एक ब्रिक होती है हमारी, उसे प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करवाता है? एल्यूमिना, जो कि 10 से 20% एक गुड ब्रिक क्ले के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, SSC JEE 2013 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोगों से पूछी गई है कि एक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कितनी होती है क्रशिंग स्ट्रेंथ? मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ऑप्शन सी 10.5 न्यूटन पर mm²। ये होती है किसके लिए? फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए कितनी होती है? 7.5 न्यूटन पर mm²। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड के लिए, ये हो जाती है हमारी फर्स्ट के लिए, ये होती है थर्ड क्लास ब्रिक्स के लिए। ओके, और ये होती है हमारी गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। ओके, गुड बिल्डिंग ब्रिक्स। ठीक है, तो चारों ऑप्शन से मैंने 4 चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर दी। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 3 न्यूटन पर mm²। ये किसके लिए होती है? एक गुड बिल्डिंग ब्रिक जो होती है, एक हमारी जो अच्छी बिल्डिंग बनाने वाली ईंट है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है 5.5 न्यूटन पर mm²। तो ये किसके लिए होती है? थर्ड क्लास ब्रिक के लिए। एक जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 10.5 न्यूटन पर mm²। तो ये किसके लिए होती है? फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। ठीक है, एंड ऑप्शन डी 7.5 न्यूटन पर mm², ये होती है सेकंड क्लास ब्रिक की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी SSC JEE का क्वेश्चन था 2013 का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोगों से पूछा गया है स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स। स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ। कि जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन है ब्रिक्स का, जो क्लासिफाई किया गया है ब्रिक्स को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, वो इनमें से कौन से IAS कोड के अंदर किया गया है। IAS कोड के बारे में आप लोगों को मैं हल्की सी हिंट दे देता हूँ कि पूरे इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ को, चाहे वो ब्रिक से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी सीमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी स्टोन से रिलेटेड हो, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड हो, जो एरिया है वो इंडिया का इतना बड़ा यहाँ का क्षेत्रफल है कि जिसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को हर जगह पे स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है? इंडियन स्टैंडर्ड्स निकाल रखे हैं। ठीक है, उसके लिए अलग अलग कोडिंग है, हर चीज़ का वहाँ पे आप लोगों को प्रोविज़न देखने को मिल जाएगा। वैसे जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं उनको पता होगा कि IAS कोड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके तो RCC और स्टील ये दोनों पास ही इस वजह से हो जाते हैं आधे से लोगों के, तो कि उनको वहाँ पे IAS कोड मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा वाले लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी शायद हो सकता है किसी किसी को ना पता हो, तो बता देता हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर चीज़ का एक प्रोविज़न होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन की, तो जो IAS कोड है उसके अंदर स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन उन ब्रिक्स का इजीली हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि अगर इतनी इसकी स्ट्रेंथ आती है तो कौन सी कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। A क्लास में रखना है या फिर फर्स्ट क्लास में रखें, सेकंड में रखें, थर्ड में रखें, A में रखें, AA में रखें, कौन सी क्लास की ब्रिक से हम बता सकते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है IAS 3101। ठीक है, तो IAS 3101 के अंदर हम लोग देखते हैं जो एल्युमिनियम की कोलैप्सिंग होती है, तो जो IAS 3101 है उसके अंदर क्या होता है? एल्युमिनियम की कोलैप्स ट्यूब्स होती हैं। तो उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो IAS 3101 के अंदर हम लोगों को मिलता है। IAS 3102 जो है इसके अंदर हम लोगों को मिलता है ब्रिक्स का स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओके, ऑप्शन सी जो है 3495, इसके अंदर हम लोगों को मिलता है ब्रिक्स के ऊपर टेस्ट कौन से कंडक्ट करने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में जो
क्राइटेरिया है, जो प्रोविज़न है वो IS 3495 में हमें मिल जाते हैं, एंड IS 3496 जो है वो पेजेस के लिए है। ओके, तो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन किस में होता है? IS 3102 के अंदर। ओके, ये कभी कभार ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कोड से रिलेटेड, ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 3102 किसके लिए होता है? स्ट्रेंथ बेस्ड होता है। और जो 3495 है वो किस चीज़ के लिए होता है? टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। ओके, ब्रिक की टेस्टिंग के जो प्रोविजंस हैं वो 3495 में दिए हुए हैं। ये भी SSC JEE 2014 का हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है? वाटर एब्जॉर्बेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक आफ्टर 24 आवर्स। कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है 24 आवर्स के बाद में वाटर में इमर्सन कितना आएगा? नॉट एक्सीड 20%। ओके, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोग देखोगे, बहुत बार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जो फर्स्ट क्लास एक हमारी ब्रेक होती है उसका वाटर एब्जॉर्बेशन कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 20%। फर्स्ट क्लास ब्रेक का वाटर एब्जॉर्बेशन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी SSC JEE 2014 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोगों को इस वीडियो में ही 3-4 बार बता दिया होगा। कितना होना चाहिए गुड बिल्डिंग ब्रिक के लिए? कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की कितनी हुई? नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ? 3.5 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैं एक बार फिर से सारे ऑप्शंस को वापस से रिपीट कर देता हूँ। 3.5 जो है वो होता है गुड बिल्डिंग ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 5.5 जो है वो होती है थर्ड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 7.5 जो है वो होती है सेकंड क्लास ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। एंड 10.5 जो है वो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये भी SSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो वैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उस चीज़ के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक्स इन क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी, कि 1 क्यूबिक मीटर के ब्रिक वर्क के अंदर कितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है ब्रिक्स की। ओके, या फिर कहें कि 1 मीटर क्यूब में कितनी हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो होती है 500 ब्रिक्स की। ओके, ये एक क्राइटेरिया है जो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, क्योंकि साइज़ को देख के और उसके वॉल्यूम को देख के 1 मीटर क्यूब जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बहुत ईजी है यार कैलकुलेट करना। एक ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करो और 1 मीटर क्यूब है ही पूरा हमारा टोटल वॉल्यूम, तो 1 मीटर क्यूब को 1 ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बस आप लोगों के पास में आंसर निकल के आ जाएगा कि कितनी ब्रिक्स वहाँ पे हमारी यूज़ में आने वाली हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 500 के अप्रॉक्स ही आती हैं, हो सकता है कि वो 500 आ जाएँ या फिर 525 आ जाए, 550 आ जाए, इतना सब कुछ चलता है 10, 20, 30, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में 10, 20, 30 ऐसी क्वांटिटीज़ को ज़्यादातर ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, जब आप लोग स्टील की डिज़ाइनिंग या फिर कंक्रीट की डिज़ाइन पढ़ोगे तो वहाँ पे सब लोगों के आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग के केसेस होते हैं, इनमें इतना सा मिस्टेक चल जाता है। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि हर कोई इंसान अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट हम चल करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मैसनरी ब्रिक इज, फिर से वही क्वेश्चन आ गया साइज से रिलेटेड। कितनी होती है साइज? इस वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम लोग सीधा ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं कि एक स्टैंडर्ड ब्रिक की साइज होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। दोस्तों, अगर आप लोगों को सच में ही पढ़ाई करनी है, अगर SSC JEE राजस्थान JEE आप लोगों को सच में क्लियर करना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग एकदम देखते ही तो क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि ब्रिक का साइज, इनकी स्ट्रेंथ, ये आप लोग देखते ही क्लिक कर देने चाहिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। ठीक है, बताऊंगा नहीं मैं कि कितना होता है साइज़, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार बता दिया अब तक कितना साइज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कह रहा है? द इंडेंसेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। जो इंडेंसेशन प्रोवाइड हम करवाते हैं ब्रिक के फेस के ऊपर, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इंडेंसेशन होता क्या है। कुछ नहीं होता इंडेंसेशन। कभी आप लोगों ने अगर ब्रिक देखी हो ना, ऐसे करके जो ब्रिक होती है, उस ब्रिक के ऊपर वाले फेस पर अगर आप लोग कभी देखोगे तो
तो ऐसे एक बीच में गड्ढा सा बना रहता है, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरर का नाम, जैसे KBG, ठीक है, कंचन ब्रेक्स कंपनी, RBG, राम ब्रेक कंपनी। तो ऐसे करके लिखा रहता है ब्रेक बनाने वाले का नाम, ठीक है। तो जो फेस पे प्रोवाइड करवाया जाने वाला इनंडेशन है उसे क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। और उसे प्रोवाइड क्यों करवाया जाता है, उसे प्रोवाइड इसलिए करवाया जाता है ताकि हम लोगों को एक अच्छी स्ट्रेंथ या फिर एक अच्छी बॉन्डिंग मिल सके, किसके बीच में, जो हमारा मोटार है और जो ब्रेक है इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके, काफ़ी अच्छा बॉन्ड उन दोनों चीज़ों के बीच में बन सके, इसीलिए फ्रॉग को प्रोवाइड करवाया जाता है, ना कि मैन्युफैक्चरर का नाम लिखने के लिए। वो तो मैन्युफैक्चरर की मर्जी होती है कि वो उसके ऊपर अपना नाम लिखे या ना लिखे, लेकिन लोग लिख ही देते हैं उसके ऊपर अपना नाम कि भाई उनका एडवर्टाइजमेंट भी हो जाता है और मोटार भी अच्छी स्ट्रेंथ गेन कर पाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फ्रॉग जो है वो फेस पे प्रोवाइड करवाया जाता है ब्रेक के, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि जो मोटार है और ब्रेक है इनके बीच में अच्छी स्ट्रेंथ आ सके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड। ओके, फाउंडेशन के नीचे जो ड्राई ब्रिक्स की एक लेयर बिछाई जाती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं SSC 2017 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया था क्योंकि 2-3 चीज़ों से मिलकर के क्वेश्चन था। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को वहाँ पता चल जाएगा कि शोरिंग क्या होती है, सॉलिंग क्या होती है, एंड DPC का आप लोगों को पता होगा कि DPC क्या होती है। DPC होती है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। हर मकान के अंदर आप लोगों को मिल जाता है, चाहे मुझे सीमेंट मिले या ना मिले हर छत के अंदर, लेकिन DPC आप लोगों को हर मकान के अंदर मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं समझता उस चीज़ को, बट सॉलिंग के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सॉलिंग क्या होती है। सॉलिंग का मतलब होता है जब भी कभी हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में, तो वहाँ पे जो हमारी फाउंडेशन है उससे जस्ट बिलो, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो रही है इस वाले लेवल पे, तो उसके जस्ट बिलो यहाँ पे एक लेयर प्रोवाइड करवाई जाती है। हो सकता है वो लेयर जो है वो स्टोन्स की हो, ब्रिक्स की हो, या फिर एक PCC की हो, ठीक है। तो उस वाली लेयर जो होती है, जो अर्थ से सीधा कांटेक्ट में होती है, मिट्टी से सीधी जुड़ी हुई रहती है, उस लेयर को कहते हैं हम लोग शोलिंग, ठीक है। शोरिंग क्या होती है, अब ऑप्शन बी हम देखते हैं शोरिंग क्या होती है। तो शोरिंग का मतलब होता है कि एक बिल्डिंग जो है या फिर कोई भी हमारा जो मेंबर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेंबर है, जैसे मान लो कोई पिलर हो गया, कोई बीम हो गया हमारा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाया ना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या एक कॉलम यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस कॉलम का हम लोगों को पता चला कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है, ये इतना वजन नहीं झेल पा रहा, इतना लोड ये बियर नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से कुछ ये शोरिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। ये जो हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया है ना यहाँ पे, ये जो इधर यहाँ पे जो प्रोवाइड करवा रखा है, ये वाला जो पोर्शन में एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है ये वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट प्रोवाइड करवाया, तो इस वाले ग्रीन कलर वाले हिस्से को यहाँ पे बोला जाता है शोरिंग करना। शोरिंग का मतलब है कि श्योर कर लेना, कि एकदम हम लोगों ने श्योर कर लिया कि हमारी जो टूटी फूटी स्ट्रक्चर है वो गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी, क्योंकि हम लोगों ने उसे एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करवा रखा है। ओके फ्रेंड्स, DPC के बारे में आप लोगों को पता ही है, डैम प्रूफ कोर्स, जो किस लिए किया जाता है, ताकि हमारी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं घर की, उनके अंदर मॉइस्चर ना आ सके, सीलन उनमें ना आ सके, इसलिए DPC प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कौन सी लेयर प्रोवाइड करवाती है फाउंडेशन के नीचे, शोलिंग की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, SSC JEE 2017 का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कर रखा है, होलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पज ऑफ। होलो ब्रिक्स जो है वो किस पर्पज के लिए यूज में ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो दिमाग के अंदर आता है यार होलो ब्रिक्स होती क्या है। होलो ब्रिक्स होती हैं फ्रेंड जो कुछ इस तरह की हम लोगों को दिखती हों, जैसे इस तरह की ब्रिक्स आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी कि ऐसे करके होती है, जो हमारी नॉर्मल साइज़ की ब्रिक होती है उससे थोड़ी बड़ी होती है, और यहाँ पे इसके अंदर ये ऐसे होल टाइप के बने रहते हैं, ऐसे यहाँ पे 4 होते हैं, ये बने रहते हैं, और इसके अंदर वजन जो है वो बहुत कम होता है। तो ऐसी ब्रिक्स जो होती हैं उन्हें कहा जाता है होलो ब्रिक्स।
और इन ब्रिक्स को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर इसलिए यूज़ में लिया जाता है ताकि जो हीट का इंसुलेशन है वो कम हो सके, हीट का और मॉइस्चर का, जिससे कि हमारी जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी कूल रहे और सीलन भी उसके अंदर ना आ सके। ठीक है, तो इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है होलो ब्रिक्स को। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? होलो ब्रिक्स क्यों प्रोवाइड करवाई जाती हैं? प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, हीट के लिए एक इंसुलेटर का ये काम करती हैं, गर्मी को अंदर नहीं आने देती, गर्मी और सीलन को। तो घरों में हमेशा आप लोग होलो ब्रिक्स यूज़ में लें और मौसी का कहा हुआ अंबुजा सीमेंट भी यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द शेप ऑफ द ब्रेक डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रेक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। तो मैंने वीडियो के अंदर इस वाली चीज़ के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि ऐसी बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम्स में कभी कभार आ जाती हैं। तो ये भी बदकिस्मती से लोगों के आ गया था 2017 वाले एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ब्रिक के अंदर भी बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, लेकिन वो ब्रिक के अंदर डिफेक्ट सारे कब आते हैं? जब भी कभी कुछ या तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर उसके ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत सारे डिफेक्ट जो हैं वो ब्रिक के अंदर आ जाते हैं। तो जब भी कभी ब्रिक को बाहर निकाला जाता है क्लिन या फिर क्लैंप के अंदर बर्निंग के बाद में, आप लोगों को पता है कि एक क्लिन जो होता है उसके अंदर बर्निंग कितने देर की होती है? 24 आवर्स की, और कूलिंग कितने देर की होती है? 12 घंटे की। तो कभी भी उसे कूलिंग के लिए जब बाहर निकाला जाता है और मान लिया अचानक ऊपर से बरसात आ गई, तो बरसात के पानी की वजह से क्या होता है कि गर्म ईंट के ऊपर जब वो पड़ता है तो वहाँ पे एक डिफेक्ट आ जाता है और उस डिफेक्ट को नाम दिया जाता है चफ्स। ओके, तो ये बात आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना कि उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? चफ। ये भी SSCJ 2017 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूछ रहा है हमसे, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले एडरिंग टू आयरन ओर इज नोन एज, कि आयरन ओर से जो इम्प्योरिटीज रिमूवल करने का ऑप्शन जो ऑपरेशन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं समझता कि सिविल इंजीनियरिंग का, ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 10th क्लास का है। 10th क्लास में आप लोगों ने मेटल नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ा होगा कि मेटल जो होते हैं उनको कैसे अर्थ से बाहर निकाला जाता है, धातु और धातु वाले चैप्टर में पढ़ा होगा भी आप लोगों ने, शायद कुछ याद आ रहा हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का मेथड होता है उसे कहते हैं ड्रेसिंग करना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसिंग करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी। ये भी SSCJ 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल। ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। क्वेश्चन नंबर 21, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रेक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ब्रेक की स्टैंडर्ड साइज कितनी है? तो कितनी है देखते ही ऑप्शन क्लिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 19x9x9 सेंटीमीटर। कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है? सबसे पहला दिया हुआ है हमें, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ओके, क्या एल्यूमिना के एक्सेस की वजह से ब्रिक हमारी ब्रिटल एंड वीक हो जाती है? लगता तो है हो जाती होगी, लेकिन पता नहीं होती है नहीं होती। ठीक है दोस्तों, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना की वजह से ब्रिक जो है वो ब्रिटल एंड वीक नहीं होती, ये होती है एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से। ओके, एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से ब्रिक जो है हमारी वो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। एल्यूमिना की प्रेजेंस की वजह से तो ब्रिक जो है हमारी वो क्रैक एंड बार्प ऑन ड्राइंग। मैंने आप लोगों को बताया, जहाँ पे कहीं पे भी एल्यूमिना का नाम आए वहाँ पे आप लोग बार्प देख लेना बस एक्सेस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी के अंदर एल्यूमिना भी आ रहा है और यहाँ पे बार्प भी आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, SSCJ 2017 के क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन सी को मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले लीव्स द ब्रिक पाउडर डिपॉजिट ऑन द ब्रिक। ये वाला जो डिफेक्ट होता है जिसके अंदर ब्रिक के ऊपर एक पाउडर या फिर एक लेयर जम जाती है वाइट कलर की, तो क्या वो एल्यूमिनियम की वजह से होता है? नहीं, वो होता है ब्रिक के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूबल सॉल्ट्स की
वजह से, ठीक है। और उस इफेक्ट को कहा जाता है एफ्लोरेसेंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि एफ्लोरेसेंस क्या होता है। जब भी कभी ब्रिक की सरफेस पर सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से एक लेयर जम जाती हो, ठीक है, वाइट कलर की, और एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस डिफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं एफ्लोरेसेंस। ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से क्या पूछ रखा है? द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रेक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, फिर से सलीम से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सलीम जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला आप लोगों का। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? रेड कलर। रेड कलर किस वजह से होता है ब्रिक का? तो सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेड कलर है वो किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइम जो है हमारा, लाइम की वजह से कलर चेंज नहीं होता। लाइम जो है वो एक फ्लक्स का काम करता है ब्रिक के अंदर। ओके, ऑप्शन बी है सिलिका। सिलिका का काम कलर प्रोवाइड करवाने का नहीं होता। सिलिका का वर्क होता है ब्रिक में उसे शेप प्रोवाइड करवाने का और उस शेप को मेंटेन करके रखने का। ऑप्शन सी है यहाँ पे मैग्नीस, ठीक है। जो मैग्नीशिया है, मैग्नीशिया का काम जरूर होता है थोड़ा सा कि ये कलर प्रोवाइड करवाने में थोड़ी सी हेल्प करता है और स्ट्रेंथ में भी थोड़ी सी हेल्प करता है, बट ये बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। और जो मेनली कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो करता है आयरन ऑक्साइड। ओके, ये भी SSCJ 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोगों से पूछा गया है द ब्रिक वर्क मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, कि ब्रिक वर्क जो है उसे स्क्वायर मीटर में कब कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कब मेजर किया जाता है ब्रिक वर्क को स्क्वायर मीटर में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रिक वर्क को मेजर तब किया जाता है स्क्वायर मीटर में जब उसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर या 10 मीटर से कम हो। अगर हमारी जो दीवार है या फिर जो हमारा ब्रिक वर्क है, अगर उसकी डेप्थ या फिर उसकी विड्थ हम कहें, जो थिकनेस है उसकी, जो उसकी विड्थ है, अगर वो 10 सेंटीमीटर हो गए, अगर वो 10 सेंटीमीटर से कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रिक वर्क है वो किस में होगा? स्क्वायर मीटर में होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है हमें? हनी कॉम्ड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो फ्रेंड्स जो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिक फ्लैट सोलिंग। जो ब्रिक्स की जो फ्लैट सोलिंग होती है, शोलिंग मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फाउंडेशन के नीचे एक लेयर प्रोवाइड करवाना, वो होता है शोरिंग। तो शोरिंग के अंदर भी जो थिकनेस होती है शोरिंग की वो भी 10 सेंटीमीटर से कम की होती है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी को, हाफ ब्रिक वॉल और द पार्टीशन। जो पार्टीशन वॉल होती है घर के अंदर वो किसकी बनी रहती है? सिंगल ब्रिक की होती है। और एक जो हमारी ब्रिक होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? ऐसे करके 9 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का भी अगर मोटार लगाया जाए, वैसे 1 सेंटीमीटर का मोटार होता नहीं है, बट अगर माना जाए तो भी 10 सेंटीमीटर उसकी साइज होगी, उसकी थिकनेस होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट करेंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है फ्रेंड्स। SSCJ 2017 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ब्रिक बॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ बॉल इज, अभी बताया था मैंने, कितनी होनी चाहिए थिकनेस उसकी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है, अलग अलग पेपर के अंदर आए थे, ठीक है। 2017 में ही दोनों आए थे, सेम ईयर में, बट पेपर अलग अलग थे, ठीक है। दोनों में ऑप्शन एक ही थे, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक, इनमें से कौन सी सॉइल या फिर कौन सी मिट्टी ब्रिक बनाने के लिए अच्छी होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सिल्टेड क्ले या फिर सिल्टेड सॉइल। सिल्टेड सॉइल का मतलब इसके अंदर सिल्ट प्रेजेंट हो। अगर सिल्ट हमारी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है एक ब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है वेदर्ड क्ले। वेदर्ड क्ले, तो वेदर्ड क्ले से कुछ याद आया होगा आप लोगों को, वेदरिंग करते हैं हम लोग सॉइल की। वेदरिंग क्यों करते हैं? ताकि वो थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सके। और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से फ़ायदा क्या होता है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से फ़ायदा ये होता है ब्रिक में
कि जो प्लास्टिसिटी है वो अच्छी मिल पाती है हमें। तो कौन सी सॉइल हम लोग यूज़ में लेंगे अगर हम लोगों को अपना कंस्ट्रक्शन या फिर अगर हम लोगों को अपना ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कौन सी वाली सॉइल हम लोग यूज़ में लेते हैं, कौन सी मिट्टी यूज़ में लेते हैं, वेदर्ड क्ले। ओके फ्रेंड्स, तो वेदर्ड क्ले को यूज़ में लिया जाता है किस काम में, ईंटें बनाने के लिए। ओके, आज थोड़ी स्पीड से चल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज। ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है वैसे होने को, तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस हमारे देखे होंगे उन्होंने तो आंसर भी अपना क्लिक कर दिया होगा। ठीक है, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे कहीं पे भी मिक्सिंग क्ले वाटर ये दो वर्ड आ जाए बस, मिक्सिंग क्ले एंड वाटर, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट करके आ जाना, नीडिंग का। क्योंकि नीडिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे क्ले है, वाटर है, फिर कोई दूसरा अदर इंग्रेडिएंट हम लोग मिक्स कर रहे हैं ब्रिक बनाने में, इन सबको एक मिला करके और एक जो गीला मटेरियल बनाया जाता है जिसकी हम लोग मोल्डिंग करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को कहा जाता है, उनको मिक्सिंग करने की को नीडिंग। ठीक है, ऑप्शन ए का भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे देता हूँ। टेम्परिंग, टेम्परिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी भी अगर ब्रिक क्ले जो होती है हमारी, जो ब्रिक अर्थ है, अगर उसके अंदर बड़ी साइज़ के पार्टिकल्स रह जाते हों तो उनको ब्रेक करके छोटी छोटी साइज़ के पार्टिकल्स में लेकर के आना ही क्या होता है, टेम्परिंग कहलाता है। ठीक है, पगिंग मोल्डिंग का भी आप लोगों को मैंने बता रखा है पहले। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, कि अगर सिलिका एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था क्या होगा, हमारी जो ब्रिक है वो ब्रिटल एंड वीक बन जाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी क्या दिया है यहाँ पे, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्यूरिंग, ये किसकी वजह से होता है, एल्यूमिना की वजह से होता है ये तो। ठीक है, ये होता है एल्यूमिना की वजह से। चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, ये किस वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की कमी की वजह से होता है। इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ये भी SSC JEE 2017 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म फ्रॉग मीन्स, फ्रॉग के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि फ्रॉग क्या होता है। फ्रॉग जो हमारी ब्रिक की फेस होती है उस पर प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे कि मोटार और ब्रिक के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो सके और एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके और मैन्युफैक्चरर अपना नाम डाल सके। ठीक है, जैसे डालते ना KBC कौन बनेगा करोड़पति, वो वाला नहीं है, यहाँ पे कंचन ब्रिक कंपनी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा था, टर्म फ्रॉग मीन्स, जो फ्रॉग है उसका क्या मतलब है, तो सबसे ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है, एन एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन। अच्छा, तो पत्थर उठाने का कोई एपरेटस होता है। ठीक है, कितना बड़ा झूठ बोल रखा है ऑप्शन ए के अंदर कि एन एपरेटस टू लिफ्ट द स्टोन, एक पत्थर उठाने का कोई एपरेटस, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, अ डिप्रेशन ऑन फेस ऑफ ब्रिक, तो क्या होता है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है बिल्कुल। यहाँ पे जो ब्रिक का फेस है उसके ऊपर एक जो डिप्रीसिएशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं एक बार, वर्टिकल जॉइंट इन ब्रिक वर्क, वर्टिकल जॉइंट ब्रिक वर्क के अंदर नहीं होता ये भी। शोकिंग ब्रिक इन वाटर, अरे ब्रिक को पानी में डुबा रहे हैं उसे फ्रॉग थोड़ी ना कहेंगे हम, उसे हम सीधा कह देंगे शॉकिंग या फिर इमर्सन या फिर वाटर एब्जॉर्बेशन कह लेंगे, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी, जो सेकंड क्लास ब्रिक है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो सेकंड क्लास ब्रिक के लिए मैं तब से आप लोगों से चल्ला चल्ला के कह रहा हूँ, कम से कम मैंने 5-6 बार इस वाले वीडियो के अंदर बोल दिया होगा, जो सेकंड क्लास ब्रिक होती है उसके लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 7.5 न्यूटन पर mm²। ओके, तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। फिर जो अगला वीडियो आएगा पार्ट सेकंड, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे। ओके, वहाँ पे भी आप लोगों के उस वाले वीडियो में 25-30 क्वेश्चंस होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे ऐसे ही डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा स्पीड के साथ में। ठीक है, क्योंकि स्पीड मेंटेन करना भी कई बार ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं 30 के 30।
तो हम लोग चाहते हैं ज़्यादातर आप लोगों से जाने की। ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर कुछ कमी दिखे, कुछ अच्छा ही दिखे तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए पीएच इंस्टीट्यूट के साथ में। धन्यवाद।